नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start the section number 13 of the Hindu Marriage Act, and this lecture will be in several parts. You must watch each part. Now let's start the class. So we have been dealing with the topic of divorce and we have successfully completed section 13 clause 1. Divorce कर चुके हैं हम लोग, and now we are on the section 13(1)(a). This is 13(1)(a). We will complete 13(1)(a, then we will do the 13(2) and then we will do 13(a). ये तीन sections हम लोग कोशिश करेंगे डिटेल में समझने की। ये हमारे अब नेक्स्ट एरिया ऑफ फोकस रहेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए please go to section 13(1)(a). So when I say this topic is important for your mains, है ना, तो it means I am saying to you that you should do practice of writing this section verbatim. 100% याद करोगे तो कहीं जाकर के 90% 80% आपको याद रहेगा। तो जैसे ही मैं आपसे कहता हूं कि ये सेक्शन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज फॉर द गॉड सेक आपको उसको लिख लिख के याद करना चाहिए। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि जिस पैटर्न पे पढ़ा रहा हूं, पढ़ना समझना ये अलग चीज है, उसको याद करना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना बहुत अलग चीज है। तो मेरा सारा एम्फेसिस सेकंड पार्ट पर है। पढ़ाने का तो है ही है, लेकिन सेकंड पार्ट को मत भूलना, क्योंकि कितने अच्छे पढ़ा लूं वेस्ट हो जाएगा। एंड डोंट वेस्ट माई हार्ड वर्क एट लीस्ट। एंड दिस इज 1A एंड दिस इज, सी दिस, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, every word is important. And how it is important, you see this, either party to the marriage, again either party to the marriage, it means he may be the husband, she may be the wife, husband or wife may also present for the dissolution of marriage by decree of divorce, यानी कि ये additional grounds हो गई आपकी। and this marriage whether solemnized before or after the commencement of this act, whether solemnized before or after the commencement of this act means 18th May 1955 से पहले शादी हुई हो या शादी इस डेट के बाद हुई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है ये कि कोई भी पार्टी, हस्बैंड हो या वाइफ हो, ईदर पार्टी, कोई भी विवाह का कोई भी पक्षकार डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। किस ग्राउंड पर? ये ग्राउंड देखनी है आपको। अब इसमें जो आपको नोट करना चाहिए, जो 13(1)(a) है, दिस वॉज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1964 विद इफेक्ट 20/12/1964। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आपको बेयर एक्ट से कंफर्म भी कर लेना चाहिए इसको। 1964 में का जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अमेंडमेंट 1964 विद इफेक्ट फ्रॉम 20 दिसंबर 1964 से इसको ऐड किया गया था। एंड सब्सिक्वेंटली इसमें अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। एक नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है इसमें बाद में 1976 में अमेंडमेंट कर दिया। मैं समझाया तो आपको। तो कौन सी ग्राउंड है ये देख लीजिए, दैट there has been no resumption of cohabitation as between parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of a decree for judicial separation। P for prelims लगाइए, 1 year को P for prelims लगाइए, in proceedings to which they were parties। समझे आप? तो अब चलते हैं, देखिए क्या है। सो सेक्शन 10 की प्रोसीडिंग्स आई। सेक्शन 10 की प्रोसीडिंग्स में जुडिशियल सेपरेटेड हो गए। एक पति पत्नी न्यूली वेड कपल है ना, उन्होंने शादी की, बाद में उनको ऐसा लगा कि उनके जो टेम्परामेंट है वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो बजाय फिर हम लोग डिवोर्स के लिए चाहें, लेट्स गेट जुडिशियली सेपरेटेड फर्स्ट। तो जुडिशियल सेपरेशन ले लेते हैं। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट एक्चुअली? तो ये डिवोर्स लेंगे वाया जुडिशियल सेपरेशन, कि जुडिशियल सेपरेटेड हुए पहले, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन जब मिल गया
तो उसके बाद में 1 साल के बाद भी, है ना, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड, 1 साल या उससे अधिक समय में भी, देयर हैज बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, उनके बीच में सहवास नहीं हो पाया। और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, किस ग्राउंड पर आएगा? एक तो 1A पर आएगा, पूछ लेंगे, आपको सेक्शन पूछ लेंगे। दूसरा पूछेंगे कि जुडिशियल सेपरेशन के कितने दिनों तक कोहैबिटेशन नहीं होना चाहिए सो दैट डिवोर्स की ग्राउंड तैयार हो जाए। तो ये है आपका 1 ईयर। पहले था ये 2 ईयर, यहां पर जो टर्म है, ये जो शब्द है 1 ईयर है, ये पहले था 2 ईयर। तो यहीं पर आपको ऑप्शन ही मिलेंगे प्रीलिम्स में, 1 ईयर और 2 ईयर। 2 ईयर की जगह 1 ईयर किया गया था 1976 में, यही इसमें अमेंडमेंट है। 1976 के अमेंडमेंट के द्वारा इसको जो ड्यूरेशन 1 ईयर है उसको हमने कर दिया इसमें 2 ईयर्स। क्योंकि यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाने का, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूंगा इसको। हमने को क्रुएल्टी, डिजर्शन, बाकी कॉन्सेप्ट पे टाइम लगाया है। यहाँ केवल इतना जानना है, डिक्री कौन सी मिली आपको? डिक्री कौन सी मिली? जुडिशियल सेपरेशन की। उसके बाद में क्या हुआ? पति पत्नी एक साथ नहीं आ पाए। कितना टाइम बीता? 1 साल का टाइम बीत गया। तो बस फिर पति या पत्नी आके सिर्फ ये कहेंगे कि जनाब, वी वर जुडिशियली सेपरेटेड एंड नाउ 1 ईयर हैज पास्ड। 2 बातें, देयर हैज बीन ए जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन हुआ था एक बात, और दूसरी बात क्या हुई? 1 साल का टाइम हो गया है। तो उसी ग्राउंड पर फिर डिवोर्स को सीख किया जा सकता है। वहां पर आपको क्रुएलिटी और ये वो सारी ग्राउंड्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। केवल 1 ईयर एंड जुडिशियल सेपरेशन, इतनी सी बात है। तो प्रीलिम्स में ज्यादा चांसेस है, मेंस में प्रॉब्लम बना के पूछ लेंगे आपसे, प्रॉब्लम बेसिस पे। एंड सिमिलरली बस डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, इसको हाईलाइट कर लीजिए। वहां पर भी ये है 1 ईयर और अपवर्ड्स, 1 ईयर अपवर्ड्स। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में भी। इसमें भी वही बात है कि द कोर्ट पास द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ऐसे मान लीजिए कि एक है, कौन से भाई साहब है, सौरभ बाबू की शादी हुई, पत्नी घर पे आई, लेकिन 2-4 दिन नहीं, फिर वो चली गई, किसी बात में नाराज होकर चली गई। इधर सौरभ बाबू को भी गुस्सा आ गया। अब क्या ईगो बनी हुई है कि बुलाने कौन जाए, लेकिन धीरे धीरे सौरभ बाबू को समझ में आ गया कि मुझे इससे अलग ही रहना है। और लड़की वाले क्या कह रहे हैं कि हमें अलग नहीं रहना, डिवोर्स हमें नहीं चाहिए। तो अब यहां दुविधा आ गई वकील साहब के मन में कि अब हटूं तो हटूं कैसे? क्रुएल्टी शो नहीं कर सकता, अनसाउंडनेस है नहीं, और बाकी किसी ग्राउंड में वो आती नहीं है बात, सही है। डिजर्शन के लिए भी यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता मामला। फिर किस ग्राउंड पे मैं डिवोर्स लूं इसमें, और कौन सा इजीएस्ट वे हो सकता है? तो सौरभ बोस के दिमाग में आया है खूंखार आइडिया। इन्होंने लगाई सेक्शन 9 की एप्लीकेशन, हिंदू मैरिज एक्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। क्या मजा है? लड़की कह रही है मैं घर आना चाहती हूं, है ना, लड़की बार बार कहलवा रही कि बस आके ले जाओ इज्जत के साथ। अब ये भाई साहब लाना नहीं चाहते उसको, लेकिन कोर्ट के आगे रोते रोते परेशान कि मेरी बीवी आ नहीं रही है, परेशान कर रही है, प्लीज पास एन ऑर्डर फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, भाई साहब की पिटीशन चली गई, दूसरी पार्टी पे सम्मन चला गया, लेकिन सम्मन जो इश्यू हुआ वो भाई साहब ने सर्विस टेक्निकली दिखा दी। यहां पर इन्होंने खेल खेल डाला। मीनिंग द इवेंट, ये बहुत आम प्रैक्टिस है, जो ऐसा करने वाले वो कर डालते हैं। यानी कि सम्मन वाइफ पर गया नहीं, सर्विस हुई नहीं, लेकिन जो सर्विस करने वाला था उससे मिली भगत करके भाई साहब ने दिखा दी सर्विस। ठीक है, और यहां पर फिर ले लिया एक्स पार्टी डिक्री ले ली रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, लड़की को पता ही नहीं है। ठीक, और उसके बाद में 1 साल के बाद में फिर चले गए डिवोर्स की ग्राउंड पे कि देखो जनाब ने ये डिक्री पास की थी रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स की, और उसका वही टाइम बार्ड हो गई, अपील उससे बनती नहीं है, 1 साल हो गया, अब मुझे दिया जाए डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)(a। सही है। तो ऐसे भी होता है। इस तरीके से लोग कोशिश करते हैं कि बस अब कुछ, क्योंकि इस वाली ग्राउंड में आपको कुछ प्रूव नहीं करना, आपको सिर्फ क्या प्रूव करना है? देखो, जैसे क्रुएल्टी प्रूव करनी पड़ेगी, आपको दुनिया भर के एविडेंस लाने पड़ेंगे, है कि नहीं है?
तो यहां पर आपको एविडेंस क्या लाना है कि डिक्री थी कोर्ट की, कॉन्जुगल राइट्स की थी या जुडिशियल सेपरेशन की थी, और उसको 1 साल हो गया एंड नो कोहैबिटेशन। बस 2-3 बातें प्रूव करनी होती हैं। तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन। अब बताइए कुछ रह गया इसमें? तो अब शिवम बंसल ने कहा है कि जब डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में कहेगी अपोजिट पार्टी की सम्मन सर्विस हुई ही नहीं, तो सम्मन सर्विस तो ये पहले दिखा देंगे, उसको साइन दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, किसी तरीके से कि देखो सम्मन पे आप झूठ बोल रही हैं, आप सम्मन की सर्विस है, कोर्ट ने वेरीफाई किया, तभी तो एक्स पार्टी डिक्री हुई है। ऐसा होता है कि जब डिवोर्स चाहिए, पता है कब होता है ये, कब चाहिए? देखो मैं बताता हूं प्रैक्टिकल सिचुएशन कब आई है। सौरभ बाबू को समझ में आ गई पारो, ठीक है, तो अब इन्हें पारो पसंद आ गई है। जो इनकी पत्नी है वो इनके मन से दूर हो गई है। अब पारो से शादी भी करनी है, ठीक है, और पहली पत्नी से डिवोर्स भी लेना है, और दुनिया को पता भी ना चल जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं कई बार कि जैसे पहले ली एक्स पार्टी डिक्री कॉन्जुगल राइट्स की, 1 साल पास होने दिया, और उसके बाद में फिर डिवोर्स अप्लाई किया, और फिर उसको भी एक्स पार्टी ले लिया कि जनाब वो आने को तैयार ही नहीं है, वो सेक्शन 9 में भी नहीं आई, वो कोर्ट ने इतना इंतजार किया, फिर एक्स पार्टी करी, और अब भी यही होगा। तो जो डिवोर्स की डिक्री भी एक्स पार्टी, ताकि शांति से सारे काम निपट गए। पारो बाहर से घर आ गई और पहली पत्नी को पता भी नहीं है। अब जब पहली पत्नी के लिए फिर रह क्या गया कि देखो एक्स पार्टी है, अब तो पारो भी आ गई, अब क्या करोगे आकर के? बात खत्म। तो समझे आप लोग? तो चंद्रमुखी या पारो को कैसे आउट कर सकते हैं और कैसे चुपचाप पारो को अंदर लाया जा सकता है, कर लेंगे आप लोग। मतलब मेरा मतलब है ये सेक्शन कर लेंगे, ये आना जाने का ये नहीं कह रहा हूं आप लोगों से, मैं कह रहा हूं 13(1)(a) कर लेंगे, ठीक है। बढ़े आगे। अब बढ़ते हैं हम लोग 13(2) पर। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहां पर ये है नारी शक्ति को प्रणाम, and yeah, please see this is section 13 clause 2, a wife may also present, and this is what we say wife's special power of divorce, yes, special grounds of divorce wife के लिए। तो section 13 clause 2 जो है that deals with the wife's special grounds of divorce कह लीजिए, या एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कह सकते हैं आप, इन फेवर ऑफ वाइफ। तो पत्नी के पक्ष में, अब पत्नी के पक्ष में जो अतिरिक्त आधार हो सकते हैं, देखो 13(1) ईदर पार्टी, 13(1)(a) ईदर पार्टी, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है? ओनली वाइफ, यहां पर यह है वाइफ। ए वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट, और यहां से दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। प्रीलिम्स के तो होगा ही होगा, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये ध्यान रखना आप लोग। तो बढ़े हैं सेक्शन पर, पावर से यहां पर। ए वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट ए पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड, ये सब तो सेम है। कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं? देयर आर 4 ग्राउंड्स, 1, then will come 2, then will come 3rd, and then will come 4. There are 4 grounds हैं इसमें। और इसमें खासकर बात नोट करने वाली बात यह है कि इसमें जो क्लॉज 3rd है एंड जो क्लॉज 4th है, these 2 additional grounds were added by the Amendment Act 1976. Please note down P for prelims. Earlier there were only 2 grounds, ठीक है। पहले इसमें कितनी ग्राउंड्स थी? केवल 2 ग्राउंड्स थी। अब क्या है? अब इसमें 2 और 2 4 हो गई है। 1976 से 3rd and 4th को जोड़ा गया है। तो ये है इनका हाल। और पहली ग्राउंड है, आप ये रही आपके सामने, कंप्यूटर जी लगाइए। इन केस ऑफ एनी मैरिज सोलमनाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, प्लीज नोट डाउन दिस इज पी फॉर प्रीलिम्स, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, बिकॉज दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज 1A। तो कंप्यूटर जी ने आपको ये लाइन ये दिखाया, ये कौन सी स्लाइड है? दिस इज रिलेटेड टू 13(1)(a। देखिए क्या कहती है 13(1)(a)। 13(1)(a) पे जाना पड़ रहा है वापस दिखाने के लिए कुछ आपको।
दिस वेदर सोलमलाइज बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो 13(1) ए की लैंग्वेज है, जो 13(1) ए की लैंग्वेज है वहां पर कौन सी मैरिज थी, वेदर इट वॉज सोलमलाइज्ड बिफोर और कमेंसमेंट द एक्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, है ना। तो वहां पर शादी कभी भी हुई हो, इस हिंदू मैरिज एक्ट के प्रारंभ होने से पहले या बाद में। लेकिन अगर आप ये देखेंगे 13(2) देखेंगे, इसमें क्या शब्द है, सोलमलाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और यहीं से आपके लिए एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स का। क्या क्वेश्चन आएगा, दे विल आस्क यू फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 13(2), for the applicability of section 13 clause 2, marriage may be solemnized, option A, only before the commencement of this act, option B, after the commencement act, before or after। अब आपने सब कुछ पढ़ रखा था कि 13(2) है, स्पेशल ग्राउंड्स हैं, 4 ग्राउंड हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन कहां से पूछा आपसे, इन्होंने पूछा कि कौन सी शादी पर अप्लाई होता है ना। दिस इज एप्लीकेबल, 13 क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो प्लीज आपको बेयर एक्ट में इस तरीके से पढ़ना चाहिए, जहां आपको लगे कि अरे तो लैंग्वेज चेंज हो गई, दिस इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज। हर सेक्शन में अपने आप अलग अलग यूज कर रहे हैं इस तरीके से वो, तो ध्यान रखना। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैरिज सोलमलाइज बिफोर, वर्ड इज बिफोर दी, यानी कि इट मीन्स 18/5/1955 से पहले की मैरिज होनी चाहिए, समझे। चलिए सर, तो ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने शादी को। इन केस ऑफ एनी मैरिज, सच मैरिज, द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन, हस्बैंड हैड मैरिड अगेन, इट मीन्स व्हाट, ये मैरिज कौन सी थी, यहां ये थी फर्स्ट मैरिज। इनसे जो वाइफ थी उसको नाम रखते हैं हम W1, सो W1, तो W1 थी, उसके बाद में W2 से उन्होंने दोबारा शादी कर ली, मैरिड अगेन। बिफोर सच कमेंट का मतलब हुआ 18/5/1955 से पहले पहले। तो एक थे चचा सौरभ बोस, नेताजी सुभाष बोस, नेताजी सौरभ बोस थे, है ना। तो इनके कुछ दोस्त थे पार्लियामेंट वगैरह में, शादी इनकी हो रखी है 1955 से पहले पहले। दोस्तों ने बता दिया कि देख पारो तेरी वाइफ है, लेकिन हमें पता है चंद्रमुखी को भी तू पसंद करता है। अब चंद्रमुखी से अगर विवाह करना है तो देख पहले पहले कर लेना, हिंदू मैरिज एक्ट आने वाला है, उसमें बाईगेमी को विल बी प्रोहिबिटेड, बाईगेमी नहीं रहेगी अब ये, तो जो करना है पहले ही कर डाल। तो सौरभ बहुत सुपर एक्टिव हो गए, एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि बिफोर द 18th of May 1955 he again married to चंद्रमुखी। सो पारो फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ चंद्रमुखी, ठीक है। अब दोनों वाइफ आ गई, तो ये होगी पहली ग्राउंड, ध्यान रखना। या फिर दैट एनी अदर वाइफ, यानी कि W1 was alive, any other wife of the husband married before such commitment was alive, यानी कि W2 दोबारा आ गई। यानी किसी भी केस में इन बोथ केसेस क्या हुआ कि वी आर डीलिंग विद व्हाट, द मैरिज solemnized before the commencement of that act, and now this is the case of bigamy by the husband, bigamy husband's bigamy। तो clause 1 is dealing with the husband's bigamy। अगर ऐसा है तब वाइफ इस ग्राउंड पर तलाक ले सकती है, डिवोर्स ले सकती है। सिर्फ इतनी बात है दैट ईदर केस, दोनों ही केसेस में अदर वाइफ वॉज अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन, जिस समय पेटिशन प्रेजेंट की गई। अब देखो पहले है, ऐसा केस करते हैं इसमें, पारो से पहले शादी हुई,
ठीक, और बाद में हुई चंद्रमुखी से। ठीक, ये पहली बीवी, ये दूसरी बीवी। कौन से हैं? ये हैं मिस्टर एस बी, सौरभ बोस। अब देखो जी, फर्स्ट जो केस है पारो के केस में, तो अगर इसको जाना है तो ये कहेगी, पारो कहेगी कि ही मैरिड अगेन चंद्रमुखी से। इसको समझिए बात। अगर पारो को जाना है, अगर पारो डिवोर्स सीख करना चाहती है तो पारो क्या कहेगी कि ही वॉज मैरिड टू मी, इसका विवाह मुझसे हुआ था, एंड ही मैरिड अगेन, इसने दोबारा शादी कर ली। तो दिस विल नॉट बी वॉइड, तो 1955 का तो मामला ही नहीं आया अभी तो एक्ट आया नहीं ताकि मैरिज को वॉइड क्रिएट कर देंगे यहाँ पर, वो तो लागू नहीं हो रहा इस पर अब ये। लेकिन ये क्या है कि पारो को मिल गया राइट ऑफ सीकिंग डिवोर्स। इस ग्राउंड पर हस्बैंड से पारो जाकर के डिवोर्स ले सकती है कि इसने दोबारा शादी करी। सही है। अब दूसरी बात आ जाइए, चंद्रमुखी क्या कहेगी कि चंद्रमुखी कहेगी कि मेरी शादी के वक्त इसकी एक पत्नी पहले से ही जिंदा थी, तो चंद्रमुखी भी जा सकती है उसमें। तो पारो भी डिवोर्स सीख कर सकती है और चंद्रमुखी भी डिवोर्स सीख कर सकती है। समझे अब? तो अभी इस पारो और चंद्रमुखी को विजुलाइज करके आप लोग फिर देखो कि पहले पारो फिर दूसरी चंद्रमुखी। पारो क्या कहेगी? दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट। ठीक, ये हुआ पारो का, पारो लेना चाहेगी तो। सेकेंडली, और दैट एनी अदर वाइफ, ये कहेगी चंद्रमुखी, एनी अदर वाइफ यानी कि पारो, एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट, है ना, यानी कि पारो वॉज अलाइव, जीवित थी। कब जीवित थी? एट द टाइम ऑफ सॉल्वेशन ऑफ द मैरिज ऑफ द पेटिशनर। पेटिशनर कौन? चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी से विवाह के समय पारो भी जीवित थी। समझे? तो दोनों के लिए ही आर्गुमेंट हो गए। अब सिर्फ ये देखा जाएगा कि चाहे पारो जाए या जाए चंद्रमुखी। क्या देखेंगे? इन ईदर केस मीन्स इट मे बी द केस ऑफ पारो, इट मे बी द केस ऑफ चंद्रमुखी, द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन। कि जिस समय डिवोर्स पेटिशन आई है 13(2) में, उस समय अगर पारो ला रही है तो चंद्रमुखी वाज अलाइव, अगर चंद्रमुखी पेटिशन लेकर के आई है तो पारो वाज अलाइव। तो दूसरी बीवी है, दूसरी पत्नी है, वो जीवित होनी चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड। प्लीज लेट मी नो कि आपको समझ में बात आई या नहीं आई। देन वी विल सी दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्लॉज इटसेल्फ। कम ऑन। So following points should be kept in mind with regard to this clause. Number 1, this marriage was solemnized before the commencement of this act 18th में। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट ये है, सो दिस इज व्हाट, प्लीज सी दिस। मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर चुका हूं, जस्ट ये पॉइंटर के फॉर्म में है आपके लिए। तो कुछ पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं इस वाली ग्राउंड के लिए, मैं समझा चुका हूं उनको, केवल एक बार को पढ़ाकर समझाना एक बार दोबारा बस आपको। तो देखिए, following points should be kept in mind. Number 1, marriage was solemnized before the commencement of this act. इसके एप्लीकेबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि शादी कब हुई? 18 मई 1955 से पहले हुई थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, that before such commencement husband had married again, चंद्रमुखी से कर ली, या फिर any other wife, पारो was alive at the time of solemnization of the marriage of the petitioner। तो ये हुई चंद्रमुखी से शादी करते हुए पारो जिंदा थी वाली। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ यहाँ पर। एंड थर्ड, इन ईदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव। दिस इज इंपॉर्टेंट। दोनों ही मामलों में इट मीन्स अगर पारो पेटिशनर है तो चंद्रमुखी वाज अलाइव, अगर चंद्रमुखी पेटिशनर है तो पारो वाज अलाइव। इन दोनों ही केस में, इसका मतलब क्या हुआ? इन ईदर केस, दोनों ही केसेस में जो दूसरी पत्नी थी वो जीवित थी। कब? एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन। इसी को समझ लेते हैं थोड़ी सी बात से। मान लीजिए जो है चंद्रमुखी और पारो का धर्म संकट बना हुआ है। ठीक,
पारो अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो हमारे देवदास को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से देवदास मिले, यानी कि सौरभ बोस। चंद्रमुखी का है कि चलो ठीक है ना, हटाओ से यहाँ से हटा। तो नाउ चंद्रमुखी अप्रोच करती है अपने एडवोकेट को डिवोर्स लेने के लिए, और उधर पारो बैठी हुई है अपने दिए को लिए हुए कि नहीं, मुझे बस व्रत रखना है, हार्ड फास्ट, किसे कहते हैं ना, भयंकर वाला व्रत रखना, बिल्कुल निर्जल, कि किसी तरीके से बस देवदास और सौरभ बोस को पाना ही पाना है। सही है। अब मुझे बताइए, चंद्रमुखी जाती है पिटीशन फाइल करने, और पिटीशन फाइल करने से पहले ही पारो का व्रत सफल हो गया और मैडम पहुंच गई स्वर्ग। सही है। तो जब वो वहां पहुंची, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटीशन बाय द चंद्रमुखी, चंद्रमुखी ने जब पिटीशन को फाइल किया, उस समय तक पारो स्वर्ग सुधार चुकी है। तो क्या इस ग्राउंड पर अब चंद्रमुखी को डिवोर्स मिलेगा, हाँ या ना बताइए। चलिए, तो आप समझ गए, आप इसकी इंपॉर्टेंस, थर्ड पॉइंट था ये। अंडर दिस सेक्शन ईदर ऑफ द वाइफ्स कुड मूव द पिटीशन फॉर द डिवोर्स, ठीक है, सब्जेक्ट टू ओनली वन कंडीशन, द अदर वाइफ वाज अलाइव, ये मैं समझा चुका आपको। तो ये हुई फोर्थ। अब ये आ जाए, देखिए अब कहानी ने ट्विस्ट ले लिया। पारो बिगड़ चुकी है बुरी तरीके से, समझे, कि आई विल गिव यू डिवोर्स सौरभ उर्फ देवदास, समझे। अब दोनों देवदास जो है हमारे, इधर चंद्रमुखी उधर पारो, तो इन्होंने मन बनाया कि नहीं, अगर एक को चूज करना पड़ेगा तो पारो को नहीं छोड़ सकता मैं। इन्होंने फटाफट डिवोर्स दिया चंद्रमुखी को, चंद्रमुखी को डिवोर्स दे दिया, लेकिन पारो कह रही नहीं, मैं जरूर जाऊंगी, डिवोर्स लूंगी तुम्हारे में, अब ना इधर के ना उधर के। तो मुझे बताइए, अगर इसने अपनी चंद्रमुखी को डिवोर्स दे दिया, तो क्या तब भी पारो डिवोर्स ले सकती है? कम ऑन, समझे मेरी बात। चंद्रमुखी को डिवोर्स दे चुके हैं, लेकिन पारो कह रही अब रह गई पारो अकेली, पारो कह रही ना, रहूंगी मैं भी नहीं साथ में अब। कम ऑन। द फैक्ट दैट हस्बैंड हैड डिवोर्स हिज अदर वाइफ, दूसरी पत्नी को डिवोर्स दे चुका है, आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द सैड पिटीशन, पिटीशन फाइल करने के बाद में कि ठीक है भाई मैं उसको डिवोर्स दे रहा हूं, ले, वुड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ ग्रांटिंग डिवोर्स, समझे। तो सोच समझ के कदम उठाना देवदास, समझे। तो क्या हुआ, पारो की पिटीशन आई, इसी बीच में लगा कि नहीं पारो को नहीं छोड़ा जा सकता, मैं दूसरी बीवी को तलाक दे देता हूं, दूसरी बीवी को तलाक दे दिया गया, और फिर ये डिफेंस लिया गया कि अब तो एक ही है। तो प्लीज गो टू द लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज देखिए इसकी क्या थी, ये थी डायरेक्ट लैंग्वेज इसकी, है ना। उसमें सिर्फ ये था कि एक बीवी के रहते हुए आपने दूसरी बीवी से शादी की, डिवोर्स दिया है नहीं दिया है इससे मतलब नहीं है, तो उसी ग्राउंड पर वो डिवोर्स हुआ, दूसरा डिवोर्स अलाउड होगा। और यही बात आपको यहां से थोड़ा सा गहराई है, या इस पॉइंट को रट लेना आप, और मैंने आपको नोट्स के रूप में दे दी बात है। एंड इफ द फर्स्ट वाइफ एंटर्स ए कॉम्प्रोमाइज विद हर हस्बैंड टू लिव विद हिम, इट वुड नॉट टेक अवे हर राइट टू प्रेजेंट ए पिटीशन फॉर डिवोर्स, समझे। अब देखो चालाक इंसान की बातें, सौरभ बोस ने पिटा लिया पारो को, क्या कि देखो तुम समझ नहीं रही हो, समझे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, तुम अपना ध्यान नहीं रख पाती हो, काम बढ़ जाएगा, कोई तुम्हारा ध्यान रखेगी, तुम सुंदर बनी रहोगी हमेशा के लिए, समझे। लड़की को भी समझ में आ गया पारो को, नहीं हाँ बात तो सही है, जो होना था वो तो हो गया, कम से कम मुझे आराम मिलेगा, मैं अपना ध्यान रख पाऊंगी। तो फिर इन्होंने कर लिया उससे कॉम्प्रोमाइज, क्या कर लिया, पारो से कॉम्प्रोमाइज। फर्स्ट वाइफ पारो थी ना, तो नाउ फर्स्ट वाइफ पारो एंटर्स ए कॉम्प्रोमाइज विद हर हस्बैंड टू लिव विद हिम, कि ठीक है वो उसके साथ रहेगी। बाद में माइंड चेंज है कि ये बेवकूफ बना रहा है, खड़ा है ऐसे। इट वुड नॉट टेक अवे हर राइट टू प्रेजेंट ए पिटीशन फॉर डिवोर्स, समझे। तो ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज व्हाट,
कि कोई भी एग्रीमेंट अगर अगेंस्ट है किसके, अगेंस्ट है किसके, स्टैट्यूट के जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, तो फिर वो सस्टेन नहीं कर सकता है। तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो अगेन इस पॉइंट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इफ द वाइफ ऑलरेडी न्यू दैट हर हस्बैंड हैड मैरिड अनदर वुमेन, इवन दैट फैक्ट वुड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ ऑब्टेनिंग ए डिग्री ऑफ डिवोर्स। अब यहां पर जो हमारा काइया इंसान है देवदास, इसने कहा यार झगड़ा होगा बाद में, है ना, तो पहले ही पारो को समझा रहा है ना, कि देखो पारो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, चंद्रमुखी आ जाएगी तुम्हारी सेवा करेगी, फिर 1955 में एक्ट आने वाला है, इससे पहले पहले कर लेता हूं मैं। तो वाइफ न्यू कि ऐसा होने वाला है। अब पारो ने रंग बदल दिया कि बेटा अब सेकंड मैरिज की, अब मैं डिवोर्स। तो नाउ देवदास कैन नॉट से कि तुम्हें तो पहले से पता था मैं ऐसे करने वाला हूं। तो प्रायर नॉलेज ऑफ द सेकंड मैरिज इज नॉट ए डिफेंस इन दिस केस ऑल्सो। तो दीज आर द 7 पॉइंटर्स, 7 लीगल पॉइंट्स, लॉ पॉइंट्स ओवर दिस इशू ओनली, ओवर द फर्स्ट क्लॉज। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए। आई बिलीव कि आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ आई शुड मूव टू द सेकेंड ग्राउंड। नाउ ये कौन सी ग्राउंड है? वाइफ की स्पेशल ग्राउंड्स हैं, स्पेशल पावर्स हैं। दिस इज व्हाट एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स इन फेवर ऑफ द वाइफ पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट क्लॉज पढ़ चुके हैं, हस्बैंड्स बाइगैमी। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।